हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 9 चैप्टर्स ख़त्म कर चुके हैं। आई रिकमेंड यू के पहले आप वो 9 चैप्टर्स पूरे देख लें ताकि आपको एक फंडामेंटल बेस मिल जाए कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री होता क्या है। हमने उन 9 चैप्टर्स में डिस्कस किया कि किस तरीके से औरंगज़ेब वॉज इंपॉर्टेंट इन ट्रांसलेशन फ्रॉम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। 1707 AD यानी कि औरंगज़ेब के डेथ के बाद वो कौन से डेवलपमेंट्स थे विच पेव्ड वे फॉर ब्रिटिश टू give their dominance across the world and as well as South Asian countries especially in India। हमने ये भी जाना कि वो ब्रिटिश की कौन सी पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से ब्रिटिश ने इंडिया के वेल्थ को प्लंडर किया। हमने ये भी जाना कि इंडियन रिनाइजेंस हुआ था तो वो कौन से सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे या फिर वो डिसकंटेंट किन किन लोगों में था, वो कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थे जिन्होंने इंडियन रिनाइजेंस को आगे बढ़ाया। आज हम इस 10th चैप्टर में बात करेंगे पेजेंट रिवोल्ट्स के बारे में। हमने अपने 5th और 4th चैप्टर में पढ़ा कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो थी वो बहुत हार्श हुआ करते थे। कहीं ना कहीं जो सिस्टम ब्रिटिशों ने लाया हुआ था जिसमें ज़मींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम हुआ करता था जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेजेंट से रिलेटेड थे। तो आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि वो कौन से पेजेंट रिवोल्ट्स थे जो ब्रिटिश राज के खिलाफ थे और इनका कितना योगदान था इंडियन इंडिपेंडेंस में। तो आइए आज इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पेजेंट रिवोल्ट था वो था इंडिगो रिवोल्ट। आइए जानते हैं कि इंडिगो रिवोल्ट था किसके बारे में। देखिए, द इंडिगो रिवोल्ट और नील विद्रोह was a peasant movement and subsequent uprising of indigo farmers against the indigo planters that arose in Chaugacha village of Nadia in Bengal in 1859। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये दरअसल इंडिगो है। आपने कई डाइस देखे होंगे, अलग अलग कलर डाई जिसे हम कहते हैं। आपके जीन्स पैंट का जो वो कलर होता है वो कहीं ना कहीं इसी प्लांट से आता है, इंडिगो प्लांट से। तो इस कलर को जो है इस्तेमाल किया जाता था रॉ कॉटन को कलर देने के लिए या फिर अलग अलग कपड़ों को अलग अलग कलर्स देने के लिए। तो ब्रिटिश में इस रॉ मटेरियल का बहुत ही डिमांड था इंडिगो का। तो जाहिर सी बात थी कि ईस्ट इंडिया ट्रेडर्स ने जो कल्टीवेटर्स हुआ करते थे, जो फार्म के ओनर्स होते थे, उन पर दबाव बनाते थे कि वो इंडिगो को जो है कल्टीवेट करें और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो इंडिगो के कल्टीवेटर्स जो होते थे वो फार्मर्स यानी कि वो पेजेंट्स जो डायरेक्टली आकर खेत में अपनी फसल उगाते थे उन पर एक दबाव पड़ता था कि वो इंडिगो को प्लांट करे। देखिए, मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि एक फार्मर या एक पेजेंट जो कि सबसे नीचे स्तर पर होता है, जो कि डायरेक्टली लैंड टिल करता है और फसल उगाता है, इनके ऊपर जो थे वो कल्टीवेटर्स होते थे यानी कि ज़मींदार जागीरदार जो कि लैंड के ओनर हुआ करते थे। और इनके ऊपर होते थे ब्रिटिश राज या फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। और इनके ऊपर जो थे वो यूरोपियन कंट्री के सिटीजन्स होते थे जिनके डिमांड को लेकर ब्रिटिश राज अपने पॉलिसीज़ चेंज करता था। तो इसी ब्रिटिश राज के डिमांड के तौर पर ये कल्टीवेटर्स यानी कि जो लैंड के ओनर्स होते थे वो फार्मर्स या पेजेंट पर दबाव डालते थे कि वो इंडिगो को जो है ज़्यादा से ज़्यादातर अपने फार्म्स में वो इंडिगो को उगाएं ताकि यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका डिमांड बहुत ही अच्छा होता था। तो फिर ये एक बंगाल का एक मोमेंट था यानी कि बंगाल में ये रिवॉल्ट शुरू हुआ था जिसे नील विद्रोह कहते हैं। इंडिगो प्लांटिंग इन बंगाल डेटेड बैक टू 1777 व्हेन लुइस बोनार्ड अ फ्रेंचमैन इंट्रोड्यूस्ड इट टू इंडियंस। हम देख सकते हैं कि इंडिगो दरअसल एक एक्सोटिक स्पीशीज़ है जो इंडिया का लोकल प्लांट नहीं था। ये उगाना शुरू किया गया था क्योंकि फ्रेंच में या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में इसकी बहुत ज़रूरत थी, बहुत डिमांड था। तो 1717 तक इंडिगो का प्लांटेशन या फिर इंडिगो जो है वो भारत में नहीं उगाया जाता था या फिर ज़्यादातर इसके बारे में पता नहीं था किसी को भी। Indigo planting became more and more commercially profitable because of the demand for blue dye in Europe। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि यूरोप में या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में इस कलर को या इस ब्लू कलर के डाई को बहुत ही प्रोमिनेंस दिया जाता था, डिमांड बहुत ही अच्छा होता था वहाँ पर। तो कमर्शियली जो है ये अच्छे प्रॉफिट्स देता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो जाहिर सी बात थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन प्लांटर्स पर दबाव डालती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो को प्लांट करे। द इंडिगो प्लांटर्स परसुएडेड द पेजेंट्स टू प्लांट इंडिगो इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स यानी कि वो पेजेंट या फार्मर जो खाने की फसल उगाता था उस पर दबाव डालते थे कि वो इस फूड क्रॉप के बदल जो है इंडिगो को प्लांट करें। द प्राइस पेड बाय प्लांटर्स वाज मीगर, ओनली 2.5% ऑफ द मार्केट प्राइस। तो
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर वो प्लांटर्स जो थे इन्हें मजबूर ज़रूर करते थे कि वो अपने फार्म्स में इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स इंडिगो को उगाए, लेकिन उन्हें एडिक्वेट पैसे भी नहीं देते थे। इट वाज ओनली 2.5% ऑफ द मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट में प्राइस जितना होता था सिर्फ उसका 2.5% उन्हें रिटर्न मिलता था। बाकी का जितना भी प्रॉफिट या जितना भी पैसा कमाते थे वो डायरेक्टली ब्रिटिश के प्रॉफिट या फिर कल्टिवेटर्स के प्रॉफिट में जाता था। द बंगाली मिडिल क्लास सपोर्टेड द पेजेंट्स होल हार्टेडली। तो कहीं ना कहीं इंडिगो प्लांटर्स ने अपना रिवोल्ट शुरू किया था, उन्होंने एक रेवोल्यूशन लाया, उन्होंने खिलाफ आवाज़ उठाई इसके, और ख़ासकर ब्रिटिश का जो बंगाली का जो मिडिल क्लास था उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस नील विद्रोह को। दीनबंधु मित्रास 1860 प्ले नील दर्पण इज़ बेस्ड ऑन दिस रिवोल्ट। तो दीनबंधु मित्र एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्कॉलर थे, तो उन्होंने अपने नील दर्पण एक प्ले में जो है, यानी कि इसी रिवोल्ट के तहत उन्होंने अपना एक प्ले नील दर्पण लिखा हुआ था 1860 में। देखिए आप देख सकते हैं कि बंगाली मिडिल क्लास ने इसका सपोर्ट दिया। अब आप पूछ सकते हैं कि पेजेंट रिवॉल्ट्स में मिडिल क्लास का क्या लेना देना। देखिए जो ज़मींदार उस वक्त के हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं फोर्ज करते थे डॉक्यूमेंट्स को, और कहीं ना कहीं लोन दिया करते थे बंगाली मिडिल क्लास या फिर पेजेंट्स को, और वो लोन के कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ ऐसे होते थे कि सारी ज़िंदगी भी बीत जाती थी लेकिन ये पेजेंट या फिर मिडिल क्लास पर्सन इस लोन को रीपे नहीं कर सकता था। तो उसी खातिर बंगाली मिडिल क्लास लोग जो भी थे उन ज़मींदार उन कल्टिवेटर्स के खिलाफ थे, इनडायरेक्टली जो इस पेजेंट्स को सताते थे। तो जिसके खिलाफ इन पेजेंट्स ने आवाज़ उठाई थी, तो बंगाली मिडिल क्लास को भी ये पता चला कि वी शुड सपोर्ट देम बिकॉज डायरेक्टली दे आर गोइंग टू हिट द कल्टिवेटर्स, यानी कि वो मिडिल क्लास यानी कि वो मिडिल सेक्शन जो ज़मींदार जागीरदार हुआ करते थे, ये इफेक्ट उन पर भी पड़ने वाला है। मेन कॉज तो पिछले स्लाइड में देखा कि देवर फोर्स्ड, उनके विल के ख़िलाफ़ जो थे वो इंडिगो उगाया जाता था, लेकिन एक बहुत ही एक यूनिक सिस्टम था जिसके खिलाफ वो आवाज़ उठाते थे। वो सिस्टम का नाम था 3 कटाई सिस्टम। 3 कटाई वॉज द सिस्टम अंडर विच द नेटिव पेजेंट्स ऑफ चंपारण बिहार वर फोर्स्ड टू कल्टिवेट 3 काठो इंडिगो आउट ऑफ एवरी 20 काठा बीघा ऑफ लैंड। अ बीघा इज़ अ पॉपुलर लैंड होल्डिंग इन बिहार एंड इट इज़ लेस दैन एन एकड़। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 10 एकड़ ज़मीन है, तो कहीं ना कहीं 10 एकड़ में से 3 एकड़ ज़मीन पर मुझे हर हाल में इंडिगो उगाने थे या इंडिगो प्लांट्स को मुझे कल्टीवेट करना पड़ता था। ये रूल था या फिर ये सिस्टम था जो ब्रिटिश फॉलो किया करते थे चंपारण बिहार में, जिसे 3 कटाई सिस्टम कहते थे। हालांकि ये चंपारण मूवमेंट 1917 में बापू के आने के बाद बहुत ही प्रोमिनेंस ले चुका, लेकिन इंडिगो रिवॉल्ट जो है वो 1850 से जो है वो चल रहा था। तो ये 3 कटाई सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी 1917 में। तो इसके पहले भी ना कि सिर्फ 3 एकड़ ज़मीन आउट ऑफ 10 यानी कि 1/3 ऑफ योर लैंड, बल्कि कई बार जो रिटर्न्स आपको आते थे उसमें से 50 to 60% का रेवेन्यू भी आपको ब्रिटिश वालों को पे करना पड़ता था। तो इतने एडवर्स थे ब्रिटिश पॉलिसीज़। तो आइए द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेंट रिवॉल्ट के बारे में बात करते हैं, द पबना पेजेंट अपराइजिंग। ये चला था 1873 से लेकर 1876 तक। इट वॉज अ रेसिस्टेंट मूवमेंट विद द पेजेंट्स अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स ऑफ बंगाल, यानी कि ज़मींदारी सिस्टम जो बंगाल में हुआ करती थी। हमने पिछले लेसन्स में देखा कि बंगाल, अवध, लखनऊ उस एरिया में ज़मींदारी सिस्टम, साउथ में मद्रास उस एरिया में रैतवारी सिस्टम, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर या फिर राजस्थान गुजरात के एरिया में महलवारी सिस्टम हुआ करता था। तो ज़मींदारी सिस्टम प्रोमिनेंट था बंगाल में। तो इसी ज़मींदारी सिस्टम के खिलाफ चल रहा था पबना मूवमेंट या फिर पबना अपराइजिंग। इन द यूसुफ शाही परगना, नाउ द सिराजगंज डिस्ट्रिक्ट, बांग्लादेश, इन पबना इट वाज लेड बाय ईश्वर चंद्र रॉय। अब पिक्चर देख सकते हैं, ये IC रॉय की पिक्चर है। तो हमने देखा हम ये तो जानते हैं कि 1905 में बंगाल के 2 हिस्से किए गए थे, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। तो आज का जो पबना रीजन है वो ईस्ट बंगाल यानी कि आज जो बांग्लादेश है उसमें है। तो ये पेजेंट अपराइजिंग उस वक्त के ईस्टर्न साइड ऑफ बंगाल में शुरू हुआ था अगेंस्ट द जमींदार्स। सम लॉर्ड्स फोर्सफुली कलेक्टेड रेंट्स एंड लैंड टैक्सेस often enhanced for the poor peasants and also prevented the tenants from acquiring occupancy rights। तो चंद जो ज़मींदार हुआ करते थे, हमने पिछले लेसन में देखा कि ज़मींदारी मूवमेंट में ब्रिटिश जो थे वो लैंड राइट्स ज़मींदार्स को दिया करते थे इंस्टेड ऑफ राइट्स। हमने देखा कि रैतवारी सिस्टम में ये लैंड राइट्स ज़मींदार को ना देकर डायरेक्ट पेजेंट्स को देते थे, लेकिन रेवेन्यू पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली पेजेंट्स पर होती थी ब्रिटिश राज को। लेकिन इस ज़मींदारी सिस्टम में ज़मींदार होते थे जो ब्रिटिश राज को लेंट या फिर रेवेन्यू पे करते थे। तो कहीं ना कहीं सम लॉर्ड्स जो कि ज़मींदार के जो लॉर्ड्स होते थे वो मदद नहीं करते थे या फिर वो अगेंस्ट थे इस
पेजेंट को ओनरशिप अपने हाथ में लेने के लिए। और कहीं ना कहीं लैंड टैक्सेस और रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा, रेंट भी बहुत ज़्यादा कलेक्ट किया करते थे। पेजेंट्स वर ऑफन एविक्टेड फ्रॉम द लैंड्स ड्यू टू नॉन पेमेंट। अभी हमने देखा कि किस तरीके से वो एक रिकरिंग लोन दिया करते थे, एक हिडन किसी न किसी अग्रीमेंट को देकर या फिर किसी न किसी हिडन क्लॉज को देकर, ताकि वो पेजेंट सारी ज़िंदगी लोन जो है वो चुका नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं नॉन पेमेंट या फिर ड्यूज़ के नाम पर जो है वो उनके ऑक्यूपेंसी राइट्स को भी छीन लेते थे। In the face of police action and additional famine that broke out in 1873-74, the rebellion subsided. तो एक बहुत ही अच्छे स्तर पर जो है ये रेबेलियन चल रहा था, लेकिन पुलिस का ब्रूटल एक्शन लिया गया था ब्रिटिशों के तहत, और फिर ब्रिटिशों ने जो है पुलिस एक्शन लिया था इनके खिलाफ। और फेमन भी जो था वो बंगाल में आया था, वन ऑफ द मोस्ट डेडली फेमन्स इन 1870s। तो इसी के वजह से ये पबना रिवॉल्ट जो है वो ख़त्म हो गया। But it also played a prominent role in becoming one of the most prominent peasant movements in India. आइए हम जानते हैं डेक्कन रॉयड्स के बारे में। हमने देखा पबना रॉयड्स, हमने देखा इंडिगो रिवोल्ट, जानते हैं कि डेक्कन में क्या चल रहा था। In May and June 1875, peasants of Maharashtra and some parts of Pune and Ahmednagar district revolted against agrarian distress. तो छोटे छोटे जो अग्रेरियन पेजेंट्स होते थे या फिर राइट्स होते थे, उन्होंने अग्रेरियन डिस्ट्रेस के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी 1875 में महाराष्ट्र और पुणे के एरियाज़ में। द डेक्कन राइट्स ऑफ 1875 टारगेटेड द कंडीशंस ऑफ डेड पियोनेज कम्युनिटी टू मनी लेंडर्स। तो ये भी कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा मनी लेंडर्स के ऑपरेशन और सपरेशन के खिलाफ लिया गया था। द राइट और स्पेसिफिक पर्पस वॉज टू ऑब्टेन एंड डिस्ट्रॉय बॉन्ड्स, decrease and other documents in possession of the money lenders. As Indian agriculture was drawn into the world economy, credit, commerce, inequality and the growth were interrelated. देखिए हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि किस तरीके से एक फ्रॉडुलेंट तरीके में मनी लेंडर्स मनी लेंड करते थे पेजेंट्स को, और फिर उनसे कई अग्रीमेंट्स जो है थे वो साइन किया करते थे। ज़्यादातर ये ज़मींदार और जागीरदार जो थे वो एजुकेटेड होते थे, और जो पेजेंट्स होते थे वो अनएजुकेटेड होते थे, जो इलिटरेट होते थे, पढ़ी लिखाई उनके पास होती नहीं थी। तो ये मनी लेंडर्स उसी इलिटरेसी को जो है अपना एक वेपन बनाते थे उन्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए। फ्रॉडुलेंट तरीके से उनसे कई लोन्स दिलवाते थे, उन्हें जो है वो मनी लेंड करते थे क्रेडिट बेसिस पर, लेकिन कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स में उन्हें लेते थे जो कि सारी ज़िंदगी वो उन मनी क्रेडिट को नहीं चुका सकते या फिर उस लोन को वो चुका नहीं सकते थे। तो इसी से कहीं ना कहीं वो उनके लैंड के ऑक्यूपेंसी राइट्स को लेते थे, या फिर जितना भी रिटर्न्स उन्हें आता था फार्म टिलिंग से उसमें 50 या 60% प्रॉफिट डायरेक्टली वो ज़मींदार लेते थे। तो डेक्कन रॉयड्स भी जो था वो ये पेजेंट्स जो थे वो डायरेक्टली अटैक करते थे ज़मींदार्स को, और उनके पास जितने भी लैंड बॉन्ड्स होते थे, अग्रीमेंट्स होते थे, उन्हें जला दिया करते थे। दिस मेनली हैपेंड बिकॉज इंडिया का इंटरकनेक्शन बढ़ रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, और फिर इंडिया की अग्रेरियन सेक्टर जो थी, अग्रेरियन इकोनॉमी थी, वो कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पर बढ़ रही थी, क्योंकि हिंदुस्तान उस वक्त तक एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था, क्योंकि सबसिस्टेंस तरीके पर, यानी कि सिर्फ उसका पेट भरने के लिए। लेकिन अब वो यूरोपियन कंट्रीज़ के डिमांड्स को फुलफ़िल करने भी एग्रीकल्चर किया करता था। The cultivators' distress resulted from falling agricultural prices, heavy taxation and a sense of political powerlessness. तो कहीं ना कहीं ये बर्थ है इंडियन रिनाइजेंस, स्पेशली इन द वे ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का, या फिर हम ये कहेंगे तो सही होगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट फॉर स्वराज और सेल्फ रूल स्टार्टेड फ्रॉम दीज पेजेंट मूवमेंट्स। The commercialization of agriculture under British land revenue policies burdened the small peasants. हमने इंडिगो रिवोल्ट में देखा कि किस तरीके से इनडायरेक्ट प्रेशर बनाया जाता था ब्रिटिश राज से उन पेजेंट्स पर कि वो इंडिगो को प्लांट करें। हमने देखा कि महलवारी, ज़मींदारी और रैतवारी सिस्टम का इस्तेमाल करके किस तरीके से चीट करता था ब्रिटिश इन स्मॉल पेजेंट्स को। तो कहीं ना कहीं कमर्शियलाइजेशन हो गया था एग्रीकल्चर का, क्योंकि यूरोप में जो है वो रॉ मटेरियल की बहुत ज़रूरत थी। तो समवेयर रेवेन्यू के पॉलिसीज़ की वजह से हमने पिछले लेसन्स में भी देखा, ब्रिटिश पॉलिसीज़ के चैप्टर में हमने देखा कि ब्रिटिश आर्मी और ब्रिटिश एक्सपेंशन करने के लिए जो पैसा आता था वो कहीं ना कहीं इंडिया के फार्म से या फिर इंडिया से ही वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही एडवर्स इफेक्ट करता था इंडिया के इकोनॉमी पर। वसुदेव बलवंत फडके launched a violent campaign against British rule in 1879, aiming to establish an Indian republic by driving them out. तो
वी.बी. फड़के आप पिक्चर देख सकते हैं, ये डेक्कन रॉयट्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं। तो इन्होंने 1879 में एक वायलेंट कैंपेन शुरू किया था ब्रिटिश राज के खिलाफ हिंदुस्तान को एक रिपब्लिक बनाने के लिए। However, his insurrection met with limited success. Someone betrayed Phadke to claim a bounty offered by British. He was arrested and deported to Aden, where he died of a hunger strike in 1883. तो देखिए, दरअसल कई ऐसे फ्रीडम फाइटर्स, चाहे वो वी.बी. फड़के हो या फिर अल्लूरी सीताराम महाराज जैसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, वो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स में बिलीव करते थे। वो ब्रिटिश पर अटैक तो करते थे लेकिन छिप कर। तो उसी तरीके से फड़के जी जो थे वो छिपकर ब्रिटिश पर अटैक करते थे। तो कहीं ना कहीं उन्हीं के एक साथी ने उन्हें बिट्रे किया था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स फॉर डेक्कन रॉयट्स वाज हिज डेथ, यानी कि उन्हें अरेस्ट किया और एडन भेजा गया जहां पर जेल थी और वहां पर उनकी मौत हुई। तो दीज वर फ्यू इंपॉर्टेंट पेजेंट मोमेंट्स विच चेंज्ड द वेरी वर्जन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और फिर आप ये कहेंगे तो सही होगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को कहीं ना कहीं स्टार्ट करने वाले पेजेंट्स थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।